हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम की, जिसकी रचना की है कन्फेशनल पोएट कमला दास ने। एन इंट्रोडक्शन। तो क्या नाम है इसका? एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। कमला दास जो है इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही जानी मानी राइटर है, जिन्हें कि कन्फेशनल पोएट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। जी हाँ, कन्फेशनल पोएट, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कन्फेशनल पोएट किसे कहा जाता है, पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। कन्फेशनल पोएट वो होते हैं जो अपनी लाइफ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड या काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको खुलकर बात करते हैं। जो एक टैबू है सोशल, उनको वो नहीं मानते और उनसे रिलेटेड जो है, लाइक इंडिया में है सेक्स है, रिलीजन है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो टैबू मानी जाती हैं। बट कमला दास ने अपने टाइम में इन चीज़ों पर खुलकर बात की, कन्फेस की अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को, बातों को। तो इसलिए वो कन्फेशनल जो पोइट हैं उनकी कैटेगरी में उनको रखा गया है। तो कमला दास ने जो ये वर्क है एन इंट्रोडक्शन, इसमें उन्होंने अपनी लाइफ से रिलेटेड बातों को, चीज़ों को, मैरिज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर इसकी थीम की बात करें इस वर्क की, तो ये एक, इसमें उन्होंने फेमिनिज़म की बात की है, इक्वल राइट्स की बात की है विमेन के, और पेट्रियार्की की बात की है। पैतृक समाज में कैसे एक औरत को उसके हक से वंचित किया जाता है, उसे अलग किया जाता है, कैसे उसको एक जो है औरत के ही सांचे में ढालने की बात की जाती है, बिना ये जाने कि वो क्या करना चाहती है, उसकी क्या सोच है। तो पूरा जो समाज है वो एक ही ढर्बे पे यानी एक ही स्टाइल में चलता है, और उसको जो है कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि औरत के साथ पैतृक समाज में जोड़ दी गई हैं, उनको निभाने के लिए जो है उसको फोर्स किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के वो अगेंस्ट थी, वो रिबेल करना चाहती थी, और यही जो थॉट है उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। ये जो वर्क है एन इंट्रोडक्शन, ये उनके पहली जो पोइटिक कलेक्शन था समर इन कैलकाटा। तो ये समर इन कैलकाटा उनका फर्स्ट पोइटिक कलेक्शन था, जो कि 1965 में इसको पब्लिश कराया गया था। तो इसमें जो था एन इंट्रोडक्शन को पब्लिश कराया गया था। तो चलिए, विदाउट डिले वेस्टिंग आवर टाइम, continue our topic. An introduction. I don't know. I don't know politics, but I know the names of those in power. वो कहती हैं कि मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि राजनीति को कैसे इसमें कार्य किया जाता है, क्या ये होती है, क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। मैं राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। बट जो पावर में है, जो इस वक्त राजनीति में जिनके प्रखर है, प्रमुख नेम हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जिनको टॉप पर है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, उनके नामों को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद नेहरू। अब वो कहती हैं कि मैं राजनीति को नहीं जानती हूँ, बट मैं राजनीति में आजकल क्या किन नामों का ज़्यादा बोलबाला है, कौन ज़्यादा जो राजनीतिज्ञ हैं उनके नाम हैं, कौन ऊंचाइयों पर है, उनके नाम मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और उन्हें मैं रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे से याद है कि मैं उन्हें ऐसे रिपीट कर सकती हूँ। कैसे? जैसे कि हमारी उंगलियों पर हमें नाम याद होते हैं डेज ऑफ वीक के, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। नेम्स ऑफ मंथ्स, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो नाम है ये हमें रटे होते हैं। तो इसी तरह मुझे भी इन राजनीतिज्ञों के नाम जो हैं
रटे हुए हैं और मैं उन्हें ऐसे रिपीट कर सकती हूँ जैसे कि डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स। और सबसे पहले जो नाम आता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ये लाइंस जो है हमने अच्छे से समझी हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. अब वो अपनी आइडेंटिटी बताती हैं कि वो कौन है। आई एम इंडियन, वो कहती हैं मैं एक भारतीय हूँ। और भारतीय भी किस तरीके से, जो प्योर भारतीय होते हैं। देखिए, वेरी ब्राउन, मेरी स्किन जो है, मेरा कम्प्लेक्शन जो है वो बहुत गहरा है, डार्क है, डार्क ब्राउन है। बॉर्न इन मालाबार, और मैं मालाबार में पैदा हुई हूँ। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, और मैं 3 भाषाएं बोल सकती हूँ। राइट इन 2, 2 में लिख सकती हूँ, यानी मैं अपनी रचनाओं को 2 लैंग्वेजेस में लिख सकती हूँ। वो एक राइटर हैं, तो वो कहती हैं कि मैं 2 में लिख सकती हूँ। और ड्रीम इन 1, और 1 में मैं अपने ख्वाब देखती हूँ। यानी ख्वाब यानी कि जो वो उनकी सोच है, वो माइंड में किस थॉट प्रोसेस किस लैंग्वेज में चलता है, तो वो चलता है उनकी मदर टंग में। वो ये बताना चाहती हैं। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड। अब वो कहती हैं, ये जो समाज है, जो लोग हैं उनके आसपास के, जो इंडियन सोसाइटी के लोग हैं, वो उन्हें कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो। दे सेड, वो कहते हैं इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग। इंग्लिश जो है, अंग्रेज़ी जो है, तुम्हारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए इसमें लिखने की कोशिश मत करो। अपनी मातृभाषा में लिखो, जो कि उनकी है। और वो एक मलयालम उनकी मातृभाषा थी, तो वो उसके लिए उनको फोर्स करते हैं कि इंग्लिश जो है हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये एक बाहर की एक विदेशी लैंग्वेज है, तो अपनी लैंग्वेज में लिखो। वाई नॉट लीव मी अलॉन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कज़न्स, एवरी वन ऑफ यू। अब जो है वो थोड़ा उनसे खिंच जाती हैं, और वो समाज को, समाज के लोगों को, परिवार के आसपास के कज़न, दोस्तों, सबको ये कहती हैं कि आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वाई नॉट लीव मी अलोन, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स, निंदा करने वाले, जो भी उनकी निंदा करते हैं, मेरे दोस्त, मेरे कज़न्स, कोई भी हो जाए, एवरी वन ऑफ यू, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, मुझे उसमें बात करने क्यों नहीं देते, उस भाषा में जो मुझे पसंद है। यानी कि जो मुझे पसंद है, मुझे अंग्रेज़ी भी पसंद है, हिंदी भी पसंद है, मलयालम भी पसंद है। जो भाषा मुझे पसंद है, मैं जिसमें चाहूँ उसमें बात कर सकती हूँ। और आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, और क्यों नहीं मैं बात कर सकती उस लैंग्वेज में जो मुझे पसंद है। क्या इसके लिए भी वो बोलती हैं कि एक समाज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। द लैंग्वेज आई स्पीक, द लैंग्वेज द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन। वो कहती हैं मैं जो भी भाषा बोलती हूँ वो मेरी बन जाती है, यानी कि मैं उसे पूरी तरह अपनाती हूँ, और तब मैं उस भाषा को बोलती हूँ। और भाषा कोई किसी दूसरे की नहीं होती है। जब हम उसे बोलते हैं तो हम अपनी जो है मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो वो भाषा हमारी हो जाती है। इस डिस्टोशंस, स्क्वेयरनेस, ऑल माइंड माइन अलोन। और जब मैं उसे बोलती हूँ तो इसकी कमियाँ हैं, इसका अजीबपन है, या कुछ भी अच्छी या बुरी बात है या चीज़ है, वो सब कुछ मैं अपना लेती हूँ उस भाषा की। वो सब कुछ मेरा बन जाता है, और मैं उसको अकेले, मतलब मैं खुद ही उसको हैंडल कर लेती हूँ, मैं उसे अपना लेती हूँ पूरे तरीके से। अब अपनी भाषा की बात करते हुए बताते हैं, इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फ़नी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट। अब वो अपनी भाषा की, अपनी लैंग्वेज के बारे में बताती हैं कि मेरी जो भाषा है, मेरी लैंग्वेज है, वो कंप्लीट इंग्लिश नहीं है। मैं कंप्लीट इंग्लिश में नहीं लिखती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इंग्लिश मानती हूँ। बट मेरी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें इंडियन मिक्स है, हिंदी मिक्स है, मलयालम मिक्स है, मेरी भाषाएँ मिक्स हैं, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। तो इसका जो टच है वो मेरी इंग्लिश में हमेशा रहता है। फ़नी परहैप्स, शायद ये कुछ मतलब फ़नी है, मजाक है, एक तरीके से हंसना की बात है, बट इट इज़ ऑनेस्ट, पर ये सच है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम, ये उतनी ही ह्यूमन है
जैसे कि मैं एक ह्यूमन हूँ, यानी कि इसमें भी वही भाव हैं, इस भाषा में वही भाव हैं जैसे कि मेरे अंदर हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर भाव हैं, सुख के दुख के, और मैं उनको प्रकट करती हूँ। और मेरी भाषा एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन मेरे भावों को प्रकट करने के लिए प्रखर है, प्रमुख है, और वो इतनी काबिलियत रखती है। जैसे कि ह्यूमन अपने भावों को प्रकट करने की काबिलियत रखता है, ऐसे ही मेरी लैंग्वेज भी इस काबिल है कि वो एज ए ह्यूमन वो मेरे भावों को प्रकट करती है खुलकर। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते इस चीज़ों को? क्या तुमने मेरी रचनाओं को नहीं पढ़ा है? इट वॉइसेस माई जॉयज, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स। अब वो कहती है मेरी जो भाषा है, चाहे वो इंग्लिश है या हिंदी है या मलयालम है या मिक्स है, वो कोई भी भाषा है जिसका मैं यूज़ करती हूँ वो मेरी बन जाती है। और जब मैं उसको यूज़ करती हूँ तो वो कैसे मेरी भावों को, मेरी खुशियों को, मेरी जॉय को, दुख को, आशाओं को, सबको खुलकर प्रकट करती है। जैसे कि इंसान होता है ऐसे ही मेरी भाषा भी है, उसमें भी सभी भाव हैं। एंड इट इज़ यूज़फुल टू मी एज काउंट इज़ टू क्रॉस और रोरिंग टू द लॉइंस। और ये भाषा मेरे लिए इसी तरह है, एक आवाज़ है, इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, इतनी ही क्रूशियल है। जैसे कि कोई की आवाज़ कोई के लिए काएँ काएँ करता है, तो वो काएँ काएँ की आवाज़ कोई की एक आइडेंटिटी है, उसके बिना उसकी पहचान नहीं है, और वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और शेर की दहाड़ उसके लिए ज़रूरी है, जैसे शेर की दहाड़ को जो है उसकी पहचान माना जाता है, इसी तरह ये भी मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी है। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये एक इंसान की स्पीच है। आप इसे किसी औरत या मर्द में मत तोलिए या किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, मिक्स है। ये एक ह्यूमन की स्पीच है, एक ह्यूमन के भाव प्रकट करने का एक साधन है। द स्पीच ऑफ द माइंड, ये इंसान के दिमाग को, इंसान के मन के भावों को, उसके दिमाग के भावों को, उसकी भावनाओं को प्रकट करने की एक स्पीच है, एक भाषा है। दैट इज़ हेयर एंड नॉट देयर, अ माइंड दैट सीज हेयर्स एंड इज़ अवेयर। और ये जो स्पीच है ये कहा है, ये इज़ हेयर एंड नॉट देयर, ये मस्तिष्क में जो भाव रहते हैं कहीं और नहीं रहते, ये मस्तिष्क में रहते हैं, दिल में रहते हैं। तो इन भावों को प्रकट करने के लिए ये मेरे लिए बहुत प्रमुख है। और मेरा जो माइंड है, और एक माइंड जो होता है, एक सोच जो होती है, वो जो अच्छे से समझती है, देखती है, सुनती है, और सब चीज़ों से को जानती है, अनभिज्ञ नहीं होती है, भिज्ञ होती है। तो वो ये कहती हैं कि मेरा जो दिल दिमाग है वो अच्छे से चीज़ों को समझता है, मेरी भाषा मेरी भावों को अच्छे से समझती है, उनको प्रकट करने का ये एक ह्यूमन स्पीच का एक साधन है। आप इसे और किसी चीज़ से मत जोड़िए। नॉट द डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म ऑफ or of monsoon clouds or of rain or the incoherent mutterings of the blazing funeral pile। अब वो यहाँ पर बताती हैं कि मेरी जो स्पीच है, मेरी जो भाषा है, वो अंधी और बहरी नहीं है। वो वो एक ह्यूमन, अभी उन्होंने पहले डिस्कस किया है कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह है। तो वो ह्यूमन बीइंग की तरह है, तो वो डेफ नहीं है, ब्लाइंड नहीं है। कैसे कैसे नहीं है? जैसे कि ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, जैसे कि जब एक तूफ़ान आता है और पेड़ों के को हिलाता है तो एक सरसराहट की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो वो लाइफलेस होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें हम इंसान नहीं समझ सकते उस आवाज़ को। ऑफ मानसून क्लाउड्स, और मानसून के जो बादल होते हैं उनकी गड़गड़ाहट की आवाज़ भी लाइफलेस है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें नहीं समझ सकते, हम उनका कोई मीन नहीं निकाल सकते। ऑफ रेन, और बारिश की आवाज़, और द इनकवरेंट मटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायल, और उस आग की आवाज़ जो कि एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब एक क्रियाक्रम किया जाता है तो उसमें जो है आग लगाई जाती है बॉडी को, तो उसे फ्यूनरल फायर कहा जाता है। तो उस आग की आवाज़ का भी कोई मतलब नहीं होता है, और वो जो बेमतलब की होती हैं ये सब चीज़ें। तो बट इन सब के बावजूद उनकी जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके भावों को व्यक्त करने वाली है। यहाँ पर उन्होंने अपनी जो है आवाज़ को, अपनी स्पीच को इन सभी पावरफुल जो है एलिमेंट से कंपेयर किया है। चाहे वो मॉनसून क्लाउड्स की आवाज़ हो, रेन की हो, ट्री इन स्टॉर्म्स की आवाज़ हो, मटरिंग्स ऑफ ब्लेजिंग ऑफ फायर की हो, तो इन सब से कंपेयर किया है कि वो इनकी जो स्पीच है, क्योंकि वो एक ह्यूमन की स्पीच है और वो अपनी जो मन के भावों को, उनके सुख को, दुख को प्रकट करने वाला एक प्रमुख साधन है, तो वो इन सब से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ज़्यादा ह्यूमन है, कहीं ज़्यादा जीवित है।
आई वॉज चाइल्ड, अब वो अपने बारे में बताती हैं। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू। मैं एक बच्ची थी। वो बताती हैं कि कैसे उनके जीवन में चीज़ें बदली, कैसे लोगों ने, समाज ने उन्हें मजबूर किया अपनाने के लिए जो वो नहीं चाहती थी। आई वॉज चाइल्ड, मैं बच्ची थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, बाद में उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम बड़ी हो गई। और बड़ी क्यों हो गई, किस बेस पर वो कहती हैं, फॉर आई बिकम टॉल, क्योंकि मैं लंबी हो गई हूँ। माई लिम्स स्वेल्ड, और मेरी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स हैं उनमें सूजन आ गई है। 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और 1 या 2 जगह पर बाल जो है आ गए हैं। अब यहाँ पर वो बात करती है प्यूबर्टी, प्यूबिक हेयर्स की। जब इंसान बचपन से, चाइल्डहुड को छोड़कर एक बड़ा होने लगता है, तो उसमें जो है चेंजेस आने लगते हैं फिज़िकल। उसी फिज़िकल चीज़ों को बॉयज़ में अलग होते हैं, गर्ल्स में अलग होते हैं। वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो यहाँ बयान कर रही हैं, बता रही हैं कि जैसे कि गर्ल्स में जो होती हैं, ब्रेस्ट का बनना स्टार्ट हो जाता है, हेयर का आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो इन्हीं चीज़ों को यहाँ बता रही हैं। व्हेन आई आस्क फॉर लव, और जब मैंने प्यार की बात की, प्यार कैसा, फिज़िकल नहीं, यहाँ वो फिज़िकल लव की बात नहीं करती हैं। व्हेन आई आस्क फॉर लव, यानी कि एक सच्चा प्यार जो होता है, जिसकी एक तड़प होती है हर वीमेन में, वो उसकी बात करती हैं। नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, बिना जाने कि मैं क्या कह रही हूँ। ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 इनटू बेडरूम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 16 साल के लड़के को मेरे बेडरूम में भेज दिया। यानी इन बातों से वो, इन लाइंस में, वो कहना चाहती कि उनकी शादी कर दी गई बहुत कम उम्र में। क्लोज द डोर, और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ही डिड नॉट बीच मी बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बिटन, उसने मुझे मारा नहीं, पीटा नहीं, मगर मेरी जो विमनली बॉडी थी, यानी मेरा जो औरत का एक शरीर है, उसने बहुत ज़्यादा थकन महसूस की। बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि उसको बहुत ज़्यादा मारा गया है। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वूम क्रस्ड मी, आई श्रैंक पिटीफुली। अब वो कहती हैं कि मेरी जो ब्रेस्ट का वेट है, मेरी जो उसका भार है, और मेरी जो विमनली जो पार्ट्स हैं, विम्ब है, मेरी जो कोख है, उन सब की एक बोझ होता है औरत की ज़िंदगी को। वो कहती हैं एक तरीके से उन्होंने विमनली जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको बोझ माना है, और वो कहती हैं कि इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया, बहुत ज़्यादा दबा दिया, और क्या है कि मैं इस दुख से, अपने आप में ही दुख से सिमट गई। देन आई वोर अ शर्ट, अब वो कहती हैं कि जब इस दुख से मैं बहुत ज़्यादा भर गई, तो मैंने क्या किया, मैं उठी और मैंने एक शर्ट पहनी। एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, और अपने भाई की जो है पैंट को पहना। कट माई हेयर शॉर्ट, और मेरे बालों को छोटा कटवा लिया या काट लिया। एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस, और क्या किया मैंने, अपनी जो भी एक औरत के औरतपन होता है, विमनली एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैंने उनको इग्नोर कर दिया और ये भूल गई कि मैं एक औरत हूँ। मैंने अपने बालों को शॉर्ट कर लिया, ट्राउज़र पहन ली, शर्ट पहन ली। ड्रेस इन साड़ीज़, बी गर्ल बी वाइफ दे सेट। अब जैसे ही वो कहती हैं, सोसाइटी, समाज ने उन्हें देखा, जैसे उन्होंने चेंज किया अपना तरीका, औरत की तरह नहीं रह रही हो, तो वो उन्हें कहते हैं कि साड़ी पहनो, साड़ी में ड्रेस करो, रहो, एक लड़की बनो, एक बीवी बनो। उन्होंने उन्हें बताया कि एक औरत जो है उसके जीने का तरीका साड़ी में है, न कि शॉर्ट हेयर में, ट्राउज़र्स में, शर्ट में। एक लड़की की तरह रहने के लिए उनको बाध्य किया गया। वाइफ, जैसे एक वाइफ के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वाइफ किस तरीके से रहती है उस तरीके से उन्हें रहना चाहिए। बी एम्ब्रॉयडर, वो कहते हैं कि एम्ब्रॉयडर वो होता है जो कढ़ाई बुनाई का काम करता है। वो कहते हैं कि समाज ने उन्हें कहा कि कढ़ाई करो, बी कुक, खाना बनाओ, क्वारलर विद सर्वेंट्स, और नौकरों के साथ लड़ाई। को एक औरत का क्या कार्य होता है, एक गृहिणी का कार्य होता है घर संभालना, कुक करना, एम्ब्रॉयडरी करना, बच्चों को देखना, परिवार को संभालना, और जो घर के सर्वेंट्स होते हैं उन्हें समझाना, छोटी छोटी बातों पर उनसे झगड़ना। तो ये सभी जो कार्य हैं, समाज उन्हें बताता है कि उन्हें वो करना चाहिए जो एक औरत का कार्य है। और ये सभी कार्य जो है औरत के साथ पैतृक समाज में जोड़ दिए गए थे। तो वो इन सब चीज़ों से भागती हैं, बताती हैं कि वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहते हैं इन सब में फ़िट हो जाओ, एक औरत का यही रोल है, इसी में उन्हें फ़िट होना चाहिए। ओह,
बिलोंग, क्राइड द कैटेगरीज, और इससे बिलोंग कर जाओ, इसी में ही ढल जाओ, इसी सांचे को अपना लो, इसी सांचे में ढल जाओ। सोसाइटी उन्हें कहती है क्राइड द, और ये किसने कहा? कैटेगराइजर्स, जिन्होंने इस समाज को कैटेगराइज किया है, भाग में बांट दिया है, वो उन्हें ये सलाह देते हैं कि तुम एक औरत की तरह रहो, ना कि एक मर्द की तरह। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आर लेस ड्रेप्ड विंडोज़, और वो कहते हैं कि मर्दों की भांति दीवारों पर मत बैठो, और जो है लेस से लगे हुए पर्दों पर, जो कि खिड़कियों पर लगे हुए हैं, उनके जो है मत झांको अंदर दूसरों के घरों में। ज़्यादातर ये कार्य जो है मर्द या लड़के करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये लड़कों वाले काम तुम मत करो, दीवारों पर मत बैठो, लोगों के घरों में मत झांको। बी एमी और बी कमला। अब वो कहते हैं, एमी एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश जो है किसी भी लेडी का नाम हो सकता है, तो वो कहते हैं कि, और यहाँ पर ये एमी जो प्रेजेंट करता है एक मॉडर्न वुमेन को प्रेजेंट करता है। अब जो है वो लोग कहते हैं कि बी एमी, चाहे तुम एक मॉडर्न वुमेन बन जाओ पर बनो तो एक औरत, और बी कमला, चाहे कमला बनो, और बेटर स्टिल भी मधावी कुट्टी। और इन सबसे ज़्यादा ये है कि एक ट्रेडिशनल वुमेन मधावी कुट्टी, यानी कि देखिए चाहे मॉडर्न बनो, चाहे एक मॉडरेट कमला दास बनो, या फिर एक बिल्कुल ट्रेडिशनल, एक बिल्कुल ही जो औरत है मधावी कुट्टी, उसकी मधावी कुट्टी जो है कमला दास का मतलब नाम है उनका, पेरेंटल जो उनको दिया गया था, तो मधावी कुट्टी था कहते। और इससे सबसे अच्छा है कि तुम मधावी कुट्टी ही बनकर रहो। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम अ रोल, ये समय है अपने लिए एक नाम चूज़ कर लो, एक रोल चूज़ कर लो, पर वो रोल भी कौन सा हो जो औरतपन से भरा हुआ हो। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम एक मर्द हो या एक लड़के की तरह ज़िंदगी जी रही हो। तो तुम ये सब प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें दुख हुआ है या तुम्हें किसी भी चीज़ की चाहत है अभी, कि तुम जो है ये औरत के जो रोल्स हैं इन सब से दुखी हो, प्रभावित हो, ऐसा प्रिटेंड मत करो। डोंट प्ले एट शेजर शेजोफर्निया और बी अ निम्फो, तुम ऐसा मत करो, ऐसा शो मत करो कि तुम्हें कोई बीमारी है। शेजोफर्निया जो होती है एक दिमागी की बीमारी होती है, ऐसा मत शो करो कि तुम्हें दिमागी बीमारी है और तुम एक निम्फो, यानी कि तुम निम्फो वो होते हैं जो औरत में इंटरेस्ट लेती है, तो एक निम्फो हो। क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने हेयर को शॉर्ट किया, ट्राउज़र पैंट पहनी, तो समाज में उनके बारे में बातें होने लगी कि अब वो एक मर्द का रूप, एक लड़के का रूप उन्होंने धारण किया है या अपनाया है, तो अब वो जो है लड़के में इंटरेस्ट लेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। डोंट क्राई डोंट क्राई सॉरी डोंट क्राई एम्बेरसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, और एम्बेरसिंग करने वाली एक आवाज़ मत करो, दूसरों को मतलब परेशान मत करो कि ऐसे जैसे कि तुम्हें प्यार में धोखा मिला है, प्यार में तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, इस तरीके से एम्बेरस दूसरों को मत करो। आई मेट अ मैन, अब वो अपने बारे में बताती हैं। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिली, उस मैं लव्ड हिम, और उससे मैंने प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैं उसे किसी भी नाम से नहीं बुला सकती। ही इज़ एवरी मैन हु वांट्स अ वुमन जस्ट एज आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव। अब वो कहती है कि मैं एक आदमी से मिली जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, मैं उसे कोई नाम नहीं दूंगी, उसे कोई नाम से नहीं बुलाऊंगी। वो एक आम आदमी है, जैसे कि सभी आदमी होते हैं, वो सभी आदमियों के बारे में को रिप्रेजेंट करता है, वो आदमी जो अपने लिए एक औरत चाहता है। ऐसे ही मैं वो औरत हूँ जो अपने लिए प्यार चाहती है। तो वो यहाँ पर सभी मर्द और औरतों को रिप्रेजेंट करते हुए कहती हैं कि वो एक ऐसे आदमी से प्यार करती है, एक ऑर्डिनरी आदमी जो जो सभी आदमियों की तरह ही है, जो एक औरत चाहता है अपने लिए, और वो अपने आप को उस औरत की तरह दिखाती हैं, सभी औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं कि वो उस औरत की तरह है जो अपने लिए प्यार चाहती हैं। इन हिम, अब वो कहती हैं उस आदमी में, द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, वो कहती हैं कि उस आदमी में किस चीज़ की भूख थी, जैसे कि रिवर्स में भूख होती है आगे बढ़ने की, ऐसी उस आदमी में भी भूख थी। और इन मी द ओशन स्टारलेस वेटिंग, और मेरे अंदर किस चीज़ की थी, एक थका देने वाले इंतज़ार की। ओशन का काम होता है इंतज़ार करना, नदियों का काम होता है, नहरों का काम होता है आगे बढ़ने की एक जल्दी होना। तो वो ये दोनों एट्रीब्यूट्स बताती हैं लेडीज़ में और जेंट्स में, विमेन में और मैन में। दो हु आर यू आई आस्क ईच एंड एवरी वन, अब वो कहती है मैं सबसे पूछती हूँ तुम कौन हो, तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है। द आंसर इज़ इट इज़ आई, तो हर कोई ये जवाब देता है कि ये मैं हूँ। यानी कि वो कहती हैं कि हर इंसान
अपने आप में है, हर इंसान में मैं है, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, यहाँ भी और वहाँ भी। आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई। मैंने हर जगह बहुत लोगों से मिली हूँ, तो वो कहते हैं हर जगह मैंने ये देखा है कि हर जगह क्या है, सब अपने आप को आई कहते हैं, मैं है। इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में, ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ। वो कहते हैं हर इंसान अपने आप में कंप्लीट है, हर इंसान अपने आप में भरपूर है, हर इंसान अपने आप में इस तरह फिट है जैसे कि एक स्वॉर्ड होती है ना, अपनी म्यान में एक तलवार पूरी तरह फिट होती है। हर इंसान अपने रोल में पूरी तरह फिट है, हर इंसान अपने आप की मैं में जी रहा है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12 midnight इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स। वो कहती हैं ये मैं ही हूँ जो ड्रिंक करता है अकेले, कहाँ पर, रात के 12 बजे, आधी रात को, अनजान शहर में, एक अनजान होटल में। वहाँ पर ये कौन है जो ड्रिंक करता है, ये मैं ही हूँ। इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ। वो जो हंसता है ये मैं ही हूँ। इट इज़ आई हूँ मेक लव, जो प्यार करता है, एंड देन फील शेम, और फिर शर्म भी महसूस करता है। इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ हु लाई डाइंग विद रैटल इन माई थ्रोट। ये मैं ही हूँ जो कि पड़ा हुआ, मतलब अपनी थ्रोट होता है गले में, दर्द की वजह से पड़ा हुआ मर रहा हूँ। आई एम सिनर, मैं ही पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं ही जो है एक संत हूँ। आई एम द बिलव्ड एंड आई एम द बिट्रेड, मैं ही हूँ जिसे प्यार किया जाता है, एंड द बिट्रेड, जिसे धोखा दिया गया वो भी मैं ही हूँ। आई हैव नो जॉयज़ दैट आर नॉट योर्स, मेरे पास वो खुशियाँ नहीं हैं, आर नॉट योर्स, ना ही तुम्हारे दुख है। नो एचेज़, ना ही तकलीफ़ें हैं, हु आर नॉट योर्स, ना तुम्हारे दुख मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। यानी कि मैं अपने दुखों की बात कर रहा हूँ। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं भी अपने आप को क्या कहता हूँ, आई। तो यहाँ इस आई का मतलब पूरी ह्यूमन जो जनरेशन है, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए इस आई को यूज़ किया गया कि थी। वो कहती हैं कि ये जो आई है ये सब में है, चाहे वो लेडी है, चाहे वह कोई मैन है या वीमेन है, ये सभी हम सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही सबको दुख होता है, ऐसे ही सब सुख को फील करते हैं, ऐसे ही सब हंसते हैं, ऐसे ही सब रोते हैं। तो कोई अलग नहीं है एक दूसरे से, बट हर कोई अपने आप में बंधा हुआ है, अपने आप को आई के नाम से रिप्रेजेंट करता है। पर इस आई में वो वी की फीलिंग को दिखाती हैं, कैसे हम सब ह्यूमन बींग एक ही हैं, अलग नहीं हैं। कोई जो है मेन और वीमेन में कोई डिफरेंस नहीं होता। पर ये जो एक पैतृक समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसने जो है हमें बांट दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। तो वो इन चीज़ों को, इन बंधनों को तोड़ना चाहती थी। वो औरतों के लिए भी मर्दों की तरह ही इक्वल राइट्स की मांग करती हैं, कहती हैं कि कुछ भी अलग नहीं है, वो भी आई है, यानी वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। वो भी ऐसी खुशियों को महसूस करते हैं और हम भी। सब चीज़ें सभी के साथ होती हैं। तो आई होप आपने अच्छे से जो है इस वीडियो को, इस पोएम को समझा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है, अपना फीडबैक है, हमें ज़रूर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।